हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 का जो पोयम है द लेक इसले ऑफ इन्फ्री, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। दिस वेल नोन पोयम एक्सप्लोर द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ लिविंग इन Isfree, a place where he spent a lot of time as a boy. This poem is a lyric. यह प्रसिद्ध कविता कवि की इनिस मुक्त की शांति और शांति के लिए लालसा की खोज करती है। मतलब ये शांति के लिए जो खोज है उसके बारे में है। एक ऐसी जगह जहाँ जिन्होंने एक लड़के के रूप में बहुत समय बिताया, मतलब जब छोटे थे तो उन्होंने इस जगह को काफी समय दिया था, मतलब काफी टाइम तक यहाँ पर रहे थे। यह कविता एक गीत है। देखते हैं। आई विल अराइज एंड ग्रो नाउ and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean row will I have there a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glade. इसका हिंदी है, मैं उठूंगा और अभी जाऊंगा और आविष्कार को जाऊंगा, और वहाँ छोटा सा केबिन बनाया गया जो मिट्टी और मवेशियों से बना है, कैटल से बना है। वहां मेरे पास 9 बीन पंक्तियां होंगी, मधुमक्खी के लिए छत्ता, और मधुमक्खी जोरदार ग्लेड में अकेले रहते हैं। अब इसका मतलब आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, एक्सप्लेनेशन देखेंगे तब हमें समझ आएगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, फिर हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है, इस कविता में आई कवि विलियम येट्स को संदर्भित करता है, बताता है, जो कहते हैं कि वह इन्फ्री जाना चाहता है, वहां पर अपने के लिए मिट्टी और छोटी पहाड़ियों के साथ एक छोटा कमरा बनाएगा, जिसका उपयोग वह केबिन की दीवारों और बाड़ बनाने के लिए करेगा। बाड़ मतलब बाउंड्री। ठीक है, इसके अलावा वह वहां रहेगा जब उसे खोने के लिए कुछ भोजन की आवश्यकता होगी, सॉरी खाने के लिए जब उसे कुछ भोजन की आवश्यकता होगी, तो वह अपने केबिन के पास सेम की 9 पंक्तियां उगाएगा। सेम एक तरह का एक सब्जी है, ठीक है, जो एक तरह से ऊपर एक लड़ी होती है ना, ठीक है, जो ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, किसी दूसरे के पेड़ या छत पर चढ़ जाती है, उस तरह से सेम एक तरह का खाने वाली सब्जी है। तो उसको उसकी 9 पंक्तियां उगाएगा, 9 लाइन उगाएगा इस तरह से। इसके साथ ही उसके पास मधुमक्खियों से ताजा शहद प्राप्त करने के लिए एक मधुमक्खी का छत्ता होगा। इसके अलावा कवि कहता है कि खुली जगह जहां पर वह अपना कमरा बनाएगा मधुमक्खियों की गूंज भरी आवाज से भरा होगा, वहां पर शांति और सुकून रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर कह रहे हैं कि वहाँ और मुझे वहाँ की शांति मिलेगी, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो कुछ क्योंकि शांति धीरे धीरे गिरती है सुबह के पर्दे से गिरकर जहाँ क्रिकेट गाता है। अब इसका मतलब समझ नहीं, हम सीधे से एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। दूसरे पैराग्राफ में कवि कहता है कि जब इन्फ्री में वह शांति महसूस करेगा, और धीरे धीरे वह शांति महसूस करेगा, क्योंकि शांति की भावना धीरे धीरे महसूस होती है, एकदम से नहीं होती है। वह यह भी बताता है कि वह कैसे शांति महसूस करेगा, जब सुबह में बादल छाए रहेंगे और आसमान का दृश्य बहुत स्पष्ट नहीं होगा, मतलब क्लियर नहीं दिखेगा, तो ऐसा लगेगा जैसे सुबह ने घूंघट पहन लिया हो और छिप गया है। इसके अलावा इस दृश्य को देखने से उन्हें शांति महसूस होती है। साथ ही वह कहते हैं कि जब पुरुष क्रिकेट उनका गाना गाएगा तो वह आवाज उसे शांति भी देगी। क्रिकेट मतलब टिड्डा। यहाँ पर आधी रात में जब वह रात के आकाश में टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा तो उनकी चमक से उन्हें शांति मिलेगी। दोपहर के दौरान जब सूरज की रोशनी एक चमकदार चमक देती है तो उसे शांति भी देती है। शाम को वह लिनेट पक्षी को आकाश में उड़ता हुआ देखता है और फिर उसे शांति महसूस होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। आई विल अराइज एंड ग्रो फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, मतलब मैं उठूंगा और अभी जाऊंगा, हमेशा रात और दिन के लिए। मैं झील के पानी को किनारे से धीमी आवाज के साथ गुनगुनाते हुए सुनता हूँ। जब मैं सड़क पर होता हूँ या फुटपाथ पर गिरे तो मैं इसे गहरे दिल में मूल सुनता हूँ। मतलब क्या है, कवि कहता है कि अब वह एक रुख लेगा और इन्फ्री जाएगा, क्योंकि इस समय झील के पानी के शोर की आवाज उसके दिमाग में दोहराती है। मतलब वो बचपन की बातें जो है अभी भी दिमाग में चल रही हैं, कभी कभी टक्कर मारती है इनके दिमाग में। इसके अलावा झील की आवाज की झील की ओर आकर्षित करती है। इसके अलावा
जब भी सड़क के किनारे या ग्रे रंग के फुटपाथों पर खड़ा होता है तो वह अपने दिल के अंतर मतलब अंतर भावना, जो अंदर की भावना जो है, हिस्से में गहरी ध्वनि सुनता है। विलियम बटलर ईस्ट। ठीक है, चलो थिंकिंग अबाउट द पोएम है। ठीक है, पहला है यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इन फ्री, थिंक अबाउट। पहला है यहाँ पर थ्री थिंग्स द पोएम वांट्स टू डू व्हेन ही गोज बैक देयर स्टेंजा। फर्स्ट है मतलब कवि जब वहां वापस जाता है तो तीन चीजें करना चाहता है श्लोक 1 में। द पोएट वांट्स टू बिल्ड अ स्मॉल हट of clay and wattles. He will have a 9 bean row and a hive of honey bee. मतलब वह क्या कहता है, वह कभी मिट्टी और मवेशियों की छोटी सी झोपड़ी बनाना चाहता है और उसके पास मधुमक्खी के लिए 9 बीन पंक्तियां और एक छत्ता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वह क्या सुनता है, what the hears and sees where and its effect on him। स्टैंजा 2 में है वह वहां क्या सुनता है और देखता है और उसका उस समय क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर है he hears peace come dropping and the cricket sing। वह सुनता है कि शांति गिरती है और क्रिकेट गाता है। he sees the midnight shine and purple glow at noon। evenings are full of linnets wing। he feels happy and gets peace of mind। वह मध्यरात्रि चमक और दोपहर में एक बैगनी चमक देखता है। शाम में लिनेट के पंखों से भरी होती है। वह खुश महसूस करता है और मन की शांति प्राप्त करता है। लास्ट है व्हाट ही हियर्स इन हिज हार्ट स्कोर इवन व्हेन ही इज फार अवे फ्रॉम इंफ्री। स्टैंजा 3 में है। तो मतलब क्वेश्चन क्या है, वह अपने दिल के मूल में क्या सुनता है भले ही वह इंफ्री से बहुत दूर हो। तो आंसर द पोएट हियर्स द लेक वाटर लैपिंग द शोर विथ लो साउंड। कभी झील के पानी को धीमी आवाजों के साथ किनारे से लपकते हुए सुनता है। क्वेश्चन 2 है, अब तक आपने यह निष्कर्ष निकाला होगा कि इंफ्री एक सरल प्राकृतिक स्थान है जो सौंदर्य और शांति से भरपूर है। कवि इसकी तुलना उस स्थान से कैसे करता है जहां पर अब वह खड़ा है। तो इसका आंसर है शहर में सड़कों और फुटपाथों के विपरीत मतलब उसके अपोजिट साइड पर इंफ्री की प्राकृतिक सुंदरता का उपयोग और व्याख्या की जाती है। फुटपाथ ग्रे रंग का है जो क्षय और मृत्यु का प्रतीक है। ठीक है, हिंदी समझ आएगा, इंग्लिश में आंसर आप लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू थिंक द इंफ्री इज ओनली अ प्लेस और स्टेट ऑफ माइंड? डज द पोएट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज? क्या आपको लगता है कि इंफ्री केवल एक जगह है या मन की स्थिति है? क्या कवि वास्तव में अपने बचपन के दिनों की जगह को याद करता है? आंसर है आविष्कार का प्राकृतिक सौंदर्य कवि की कल्पना की रचना नहीं है, यह एक वास्तविक स्थान है जो निराश आत्माओं को सांत्वना देती है, सांत्वना देना। ठीक है, कवि इसे सुंदर और शांतिपूर्ण स्थान पर रहना चाहता है, उसकी बहुत याद आती है। चलो नेक्स्ट है, लुक एट द वर्ड्स द पोएट यूजेस टू डिस्क्राइब व्हाट ही सीज एंड हियर्स एट इंफ्री। मतलब उन शब्दों को देखें जो कवि इंफ्री में देखता है और सुनता है, उसका वर्णन करने के लिए उपयोग करता है। पहला है बी लाउड ग्लेड, मधुमक्खी जोर से ग्लेड। इसका आंसर है दीज ब्लेड क्रिएट्स अ पिक्चर ऑफ द हाइव एंड हनी बी हमिंग ऑल अराउंड इट इज इन द ग्लेड। वे शब्द चारों ओर छत्ता मधुमक्खियों गुनगुनाते हुए चित्र बनाते हैं, यह ग्लेड में है। नेक्स्ट है इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट स्विंग, लिनेट के पंखों से भरी शाम। तो आंसर है इसका लिनेट पंखों वाली पक्षी है, जब वह अपने पंख फड़फड़ाता है तो सुंदर दिखाई देता और जब पक्षी प्राकृतिक सुंदर दृश्य के बीच एक पेड़ पर बैठता है तो यह देखने वाले के मन में अमिट छाप छोड़ देता है, मतलब कभी ना मिटने वाला छाप छोड़ देता है। लास्ट है लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स विद पिक्चर्स, डू दिस वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड? धीमी आवाज से सरोवर, झील का पानी आपके दिमाग में ये सब क्या चित्र बनाते हैं? तो आंसर है यह एक साधारण लेकिन मोहक दृश्य है, मनभावन और सुखदायक ध्वनि पैदा करने के लिए लहरें झील के किनारे से टकराती हैं। तो आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट दिस वर्ड, ये साहब यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं। ठीक है, उसकी बात करें व्हाट डज द टू वेयर द क्रिकेट सिंग मीन, इसका मतलब क्या है यहाँ पर जो आया हुआ है वर्ड। ठीक है, क्रिकेट विंग्स यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब दिस वर्ड्स मीन दैट पीस अराउंड दैट एरिया डाउन, मतलब
इन शब्द का अर्थ है कि भोर होते ही उस क्षेत्र में शांति छा जाती है। क्रिकेट की मनभावन और मधुर ध्वनि सुबह का स्वागत करती है। यह जगह की शांति से मिठास जोड़ता है। अब आगे इसमें क्या लिखा देखते हैं। हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, कंटेनमेंट द ग्रेटेस्ट वेल्थ, फेथफुलनेस द बेस्ट रिलेशनशिप। गौतम बुद्धा। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है। संतोष करना चाहिए हमें, ठीक है। हौसला रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। ये रिश्ते गौतम बुद्ध ने कहा था। उसके बाद हम देखते हैं एडिशनल क्वेश्चन यहाँ पर। व्हेन एंड वेयर विल द पोएट एक्सपीरियंस स्पेस। कवि को शांति का अनुभव कब और कहाँ होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आइल ऑफ इंसफ्री में कविता जो है, कवि जो है प्रकृति की गोद में शांति का अनुभव करेगा। वह सुंदर पेड़ों, कीड़ों, पक्षियों और झाड़ियों को देखेगा। जंगल का शांत और शीतल वातावरण उसे प्रसन्न करेगा। ठीक है, तो ये एक एक दो नंबर वाले क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को पॉज करके इसका आप इंग्लिश, अगर हिंदी लिखना है तो हिंदी भी लिख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, बहुत आसान हिंदी है ये, बहुत टफ ऐसा नहीं है कि आपको समझ ना आए। ठीक है, चौथा पांचवा इस तरह से आपका यहाँ पर 6 हो गया। उसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो गया। मान लो अगर आपको 3-4 नंबर में आएगा तो ये आप 3-4 नंबर में इस तरह से इतने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसे ही। चलो नेक्स्ट आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज नेचर डू फॉर मैनकाइंड। प्रकृति जो है मानव जाति के लिए क्या करती है। तो प्रकृति में उपचार करने के लिए बड़ी शक्ति होती है। जब हम प्रकृति की गोद में बैठते हैं तो हमें अपने दुखों, जो हमारे दुख होते हैं हम भूल जाते हैं उसको, हमारा दिमाग तरोताजा हो जाता है और हम अपने दिन की शुरुआत नई एनर्जी के साथ करते हैं। साथ ही प्रकृति जो है, नेचर जो है, मनुष्य में नई आशाएं भी भरती हैं। होप, इसके लिए मनुष्य होने के नाते प्रकृति से हमारी मित्रता काफी आवश्यक है। मतलब नेचुरल जो चीजें हैं उससे हमारी मित्रता जो है काफी आवश्यक होनी चाहिए। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, आप यहाँ से हिंदी देख के इसका आंसर आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एक्सट्रैक्ट मतलब आपको यहाँ पर पैसेज दे देगा, यहाँ पर पैसेज है, उसे 3 क्वेश्चन फिर उसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये आपका पैसेज यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। ठीक है, और इसका 1 2 3 क्वेश्चन फिर इसका आंसर हिंदी मैंने यहाँ पर लिख रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह दूसरा पैसेज, उसके क्वेश्चन, उसके आंसर हिंदी यहाँ पर। वीडियो को पॉज कर करके लिख लें आप कॉपी में। जो ना समझ में आए कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में समझा दूंगा एक नई वीडियो बना दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ तक आपका पैसेज हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 3 फिर उसके आंसर और हिंदी है। ठीक है, 5th क्वेश्चन उसका आंसर, 6th क्वेश्चन उसका आंसर और हिंदी में। उसके बाद 7 क्वेश्चन उसका आंसर और हिंदी में क्वेश्चन और आंसर भी है। आप वीडियो को पॉज करके लिख लें। अब ये 2 मार्क्स वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए। जैसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पर्सन, द प्लेस और द थिंग ब्रॉट विविडली टू लाइफ बाय द पोएट। कवि द्वारा जीवंत रूप से जीवन किए गए व्यक्ति, स्थान या वस्तु का वर्णन करें। तो यहाँ पर वर्णन किया हुआ इंग्लिश में आप लिख लें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पर मेंशन कर रखा है मैंने। तीसरा, चौथा, पांचवा आंसर है और साथ में हिंदी भी है। उसके बाद लॉन्ग आंसर 4 नंबर वाले 80 से 100 वर्ड में लिखना आपको। पहला क्वेश्चन, इन द पोएम द लेक इसले ऑफ इंसफ्री, व्हाट डज द पोएट फाइंड सो अट्रैक्टिव अबाउट द लेक इसले ऑफ इंसफ्री। मतलब द लेक आइल या इंसफ्री कविता में कवि को द लेक आइलफ्री में क्या इतना आकर्षक लगता है। तो आपको पता है, आपने चैप्टर पढ़ा, यहाँ से आंसर भी लिख लो आप और हिंदी में समझ लो। आपने चैप्टर पढ़ लिया, वहीं से समझ आ गया, आपको बनाकर भी लिख सकते हो अगर ये आंसर नहीं लिखना तो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन और उसके बाद हिंदी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स का जरूर शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि चैप्टर नंबर 5 करना है हमें।